नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे राहु? जी हाँ, सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा प्राप्त दैत्यों के सेनापति राहु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से राहु गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अब अपने परम मित्र शनि की राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु की राशि में गोचर करते हुए राहु उतना सहज नहीं महसूस कर रहे थे जितना शनि की राशि मित्र की राशि में महसूस करेंगे। कोई भी पाप ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव दे करके जाता है। दूसरी बात, 16 मार्च से राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करता है, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो असीम विस्तार के कारक हैं, तो राहु इन गुणों में वृद्धि ही करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र व्यक्ति की सीखने, खोज करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और राहु व्यक्ति को विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देते हैं। राहु जब पूर्वा भाद्रपद में होते हैं तो टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ज़बरदस्त लाभ देते हैं। तो जाते जाते मीन राशि के जातकों को क्या क्या देकर के जाएंगे राहु, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि राहु किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और आप ये कैसे जान पाएंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल? हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है? अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे,
सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे, अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर खराब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं, दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां। इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर पिछले 16 महीनों से आपके लग्न के भाव में है और अब राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 18 मई को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनि के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे और कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में एक तो शनि की 7.5 गतिमान, शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान, और ऊपर से लग्न में राहु का गोचर, तो बहुत सारी समस्याओं से आपको जूझना पड़ा होगा पिछले 2-2.25 वर्षों में। अब देखिए, राहु पाप ग्रह की संज्ञा प्राप्त हैं और अत्यंत शुभ ग्रह की राशि में गोचर कर रहे थे। मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। गुरु अत्यंत शुभ सौम्य ग्रह हैं, सात्विक ग्रह हैं, धर्म, कर्म, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इन सब के ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के ग्रह हैं। और राहु तो पाप ग्रह हैं। राहु को तो नैतिक अनैतिक से कोई मतलब भी नहीं है। राहु तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पाना जानता है। जो पाना है उसे कैसे पाना है, चाहे वो नैतिक तरीका हो चाहे अनैतिक तरीका हो, राहु तो उसे प्राप्त करके ही रहता है। ये राहु की विशेषता है। अब एक शुभ ग्रह की राशि में एक पाप ग्रह का गोचर, तो इसका क्या प्रभाव आप पर पड़ा होगा, पहले ये समझें। देखिए, मैं सीधे से ये कह दूं कि राहु तो खराब है और आपको खराब ही फल दिया होगा। तो मीन राशि के तो करोड़ों जातक हैं, फिर सभी को खराब ही फल मिला होगा, ऐसा नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु किस स्थिति में थे। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ भाव में शुभ ग्रहों के साथ थे, खास करके गुरु या बुध के साथ राहु का गोचर रहा हो, या बुध या गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही हो आपकी जन्म कुंडली में, तो ऐसा नहीं है कि राहु ने खराब ही फल दिया होगा। इसी गोचर काल में, इन्हीं 16 महीनों में राहु ने आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी भी बनाया होगा। बहुत बड़े बड़े कार्य आपने किए होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में छात्रों को जबरदस्त सफलता मिली होगी। व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त लाभ हुआ होगा। भाग्य का भी साथ मिला होगा। गुरु और पिता का आशीर्वाद भी मिला होगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि भी बढ़ी होगी। लेकिन ये तभी हुआ होगा जब आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में रहे होंगे। खास करके या तो गुरु के साथ राहु की युति बनी हो, या गुरु की दृष्टि पड़ी हो, या बुध के साथ राहु की युति रही हो, या बुध की दृष्टि पड़ी हो राहु पर। राहु ने आपको बहुत एक्सलेंट रिजल्ट भी दिए होंगे। आपकी सोच को बहुत बड़ा किया होगा। बड़ी सोच के साथ बड़े कार्यों को आपने पूरा किया होगा और बड़ा धन लाभ भी अर्जित किया होगा। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस तरह का संयोग अत्यंत दुर्लभ होता है जब राहु का गोचर गुरु या बुध के साथ हो, या शुक्र के साथ हो, या गुरु बुध या शुक्र की दृष्टि राहु पर पड़े और
राहु केंद्र या त्रिकोण के भाव में हो। लेकिन इसी के विपरीत अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब रहे होंगे, पाप प्रभाव में रहे होंगे, 8वें भाव या 12वें भाव में आपकी जन्म कुंडली में रहे होंगे और पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ी होगी, या राहु अंश बल से कमजोर रहे होंगे, ऐसी स्थिति में आपके मन में बहुत बड़ी नकारात्मक सोच को डेवलप किया होगा राहु ने, आपके व्यापार व्यवसाय को चौपट किया होगा, लव रिलेशंस को खराब किया होगा, शिक्षा को खराब किया होगा, संतान और पिता के साथ आपके विचारों में मतभेद की स्थिति बनी होगी और दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं आई होंगी। साथ ही साथ चूंकि आपके जीवन में 7.5 गतिमान थी तो आपके खर्चे भी बढ़े होंगे और बहुत सब पैसा आपका फालतू के कार्यों में नष्ट भी हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा हुआ हो तो भी बताइएगा और अगर आपके साथ खराब हुआ हो तो भी बताइएगा। अब राहु यहाँ से लग्न के भाव से हटने जा रहे हैं। जब राहु लग्न के भाव से हटेंगे तो आपके रिलेशंस में सुधार आएगा, व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जो जो नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में हो रही थी वो चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाएंगी। अब 12वें भाव में आएंगे राहु। राहु तो विस्तार के कारक होते हैं। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव होता है निवेश का। तो किसी बड़े निवेश की तैयारी अब आप करेंगे। अब वो निवेश कहाँ पर हो सकता है ये आप पर निर्भर करेगा। जब राहु 18 मई को 12वें भाव में आ जाएंगे तो एक तो अपने मित्र की राशि में है, मूल त्रिकोण की राशि में है, कुंभ राशि शनि की लाभ की राशि है, मकर राशि कर्म की राशि है, कुंभ राशि लाभ की राशि है और कुंभ राशि में जब राहु आएंगे तो लाभ प्रदान करेंगे। अब शर्त यहाँ भी वही है कि आपकी जन्म कुंडली में भी राहु अच्छे हैं, ये देखना जरूरी होगा। तो एक तो बड़ी बात यह है कि कोई बड़ा निवेश आप करेंगे। अब चूंकि राहु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। तो चौथा भाव क्या होता है? भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। तो या तो ये निवेश आप किसी प्रॉपर्टी में करेंगे, कोई प्लाट है, कोई मकान है, इस तरह की आपकी इच्छा पूरी होगी। क्योंकि शनि जो हैं 11वें भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न में आ जाएंगे तो 11वें भाव का संबंध आपके लग्न से बनेगा, यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी 18 मई के बाद। और उस दिशा में अभी से आपके कदम आगे बढ़ेंगे, उस दिशा में अभी से आप सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे और इसके प्रभाव से खर्च आपको कहाँ करना है ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। प्रॉपर्टी में निवेश करना है या गोल्ड में निवेश करना है या एफडी में निवेश करना है, बट कोई ना कोई निवेश आने वाले 18 महीनों में जरूर होगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा निवेश ही करें, आपकी जो भी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार निवेश आपका जरूर होगा। चाहे छोटी सी एफडी कराएं, चाहे कोई छोटा सा प्लाट खरीदें, लेकिन राहु तो ऐसे ग्रह हैं जो छोटे में थोड़े में संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। तो आपकी चाहत तो होगी बड़े घर, बड़े मकान, बड़े वाहन की। और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हुए तो राहु की 5वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। आपको बड़े घर, बड़े वाहन, बड़े मकान, सुख सुविधा के बड़े साधनों की प्राप्ति होने वाली है आने वाले 18 महीनों में। अब 12वां भाव मोक्ष का होता है, धर्म अध्यात्म का होता है। अब ऐसा नहीं है कि राहु पाप ग्रह हैं तो अपना नैसर्गिक स्वभाव नहीं छोड़ देंगे। भाई राहु का नैसर्गिक स्वभाव क्या है? जिस भाव में है उस भाव की चीज़ों के प्रति आपका जुनून, आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ धर्म अध्यात्म के प्रति भी आपका लगाव बढ़ाएंगे। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी
8वां भाव परिवर्तन का होता है। 12वें भाव में राहु की गोचर है, 12वां भाव भी परिवर्तन का होता है। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे राहु। अब यहाँ देखिए चौथे भाव में बुध की राशि है, राहु बुध के मित्र हैं और राहु विदेश के कारक हैं। 12वां भाव परिवर्तन का, 8वां भाव परिवर्तन का, चौथा भाव क्या है? आपका घर है। तो अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप घर बदलना चाहते हैं, घर का परिवर्तन करना चाहते हैं, वाहन का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इन सब कार्यों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि राहु चौथे भाव की वृद्धि करेंगे। 8वां भाव क्या है? विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का। अब यहाँ भी देखिए 7 लिखा है, 7 यानी कि तुला राशि, इसके भी स्वामी शुक्र हैं, तो राहु की दृष्टि यहाँ भी अपने मित्र की राशि पर पड़ेगी, तो 8वें भाव के भी शुभ फल मिलेंगे। अब 8वां भाव क्या है? रिसर्च का है, 8वां भाव ज्योतिष का है, तंत्र मंत्र का है। इन क्षेत्रों से जुड़ करके लाभ मिलेगा या इन क्षेत्रों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। एक बड़े बदलाव का दौर आपके जीवन में शुरू होगा। 6ठे भाव पर राहु की दृष्टि है, तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि अचानक से आपका लोन अप्रूव हो गया है। अपने बिजनेस में आप धन का निवेश करेंगे। तंत्र मंत्र के लिए, साधना के लिए, मंत्र जाप के लिए 18 मई के बाद का समय बेहद अनुकूल रहेगा। ज्योतिष में आपका रुझान बढ़ेगा। वास्तु का काम आप कर सकते हैं, कंसल्टेंसी का काम आप कर सकते हैं। चूंकि राहु मोक्ष त्रिकोण में होंगे तो मुक्ति मिलेगी आपको। अब मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा किन चीज़ों से? जीवन में चल रही समस्याओं से। मोक्ष का मतलब इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, तो आपकी जो अधूरी इच्छाएं थी वो इच्छाएं भी पूरी होंगी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि राहु जो हैं ये इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करते हैं और सुरक्षा की भावना भी पैदा करते हैं। तो कोई भी कार्य, जिस कार्य को करने का आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, क्योंकि राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो आपकी सोचने समझने की, सीखने की क्षमता भी अत्यंत तीव्र होगी। तो जो कार्य करने का आपने फैसला लिया है, फिर उस कार्य को बिना डरे, बिना रुके आपको करना है, क्योंकि राहु डर भी पैदा करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आप सावधान भी रहिएगा और राहु के उपाय भी करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद
प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।